Hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's week 9 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today's topic is actually sampling theorem. So in this lecture we will talk about sampling theorem, that what actually it is. So sampling theorem is actually a process through which we can convert an analog signal into a digital signal, or we can say into a discrete time signal. ठीक है. So sampling theorem actually converts an analog signal into digital signal. डिजिटल सिग्नल की बजाय अगर हम discrete time signal यूज़ कर ले तो it would be quite better. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग एंड कंटिन्यूस भी है. कंटिन्यूस किस सेंस में है कि एक्स एक्सिस पे ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ टाइम हमारे पास ये वैल्यू दे रही है. और अगर हम वाई एक्सिस पे देख लें तो इट हैज़ गॉट मल्टीपल और इट हैज़ गॉट इनफाइनाइट वैल्यूज़. सो दैट्स वाई इट्स आल्सो एनालॉग एंड continuous time signal. And now this is actually a sampling, we can say sampling block through which we actually select samples at specific interval of time. आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी जो शेप है वो भी इसी सिग्नल की ही तरह है, लेकिन हमने टाइम के कुछ मखसूस वैल्यूज़ पे इस सिग्नल की वैल्यूज़ वो क्या की है, एक्सट्रैक्ट की है, या वी कैन से कि सैम्पल की है. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरम. कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होता है, उस एनालॉग सिग्नल के हम टाइम के डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसके सैम्पल्स लेते हैं. ठीक है. और दूसरी साइड पे हम फिर उसी सैम्पल्ड सिग्नल को दोबारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं. और ये हमारे पास ये सैम्पलिंग थ्योरम हमारे पास मॉडर्न जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. और वी कैन से कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन. क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसमें एक्चुअली डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते हैं. और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो भी सिग्नल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनालॉग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बात है उसको अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हमारी जो वॉइस स्पीच है या स्पीच सिग्नल जो है वो क्या है, वो एनालॉग सिग्नल है. सो वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल. एंड फॉर दिस पर्पज़ वी विल हैव टू अप्लाई सैम्पलिंग थ्योरम, ताकि हमने क्या करना है, एनालॉग सिग्नल को सैम्पल्ड वो वर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस सैम्पल वर्जन को फिर हम डिफरेंट सिस्टम्स में, डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं. सो आज हम सैम्पलिंग थ्योरम को इस सेंस में पढ़ेंगे कि हमारे पास इस सैम्पलिंग थ्योरम का एक क्राइटेरिया है जिसको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहा जाता है. उसको हम स्टडी करते हैं पहले कि वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हमने फुलफ़िल करना है इसी सैम्पलिंग ब्लॉक में. ठीक है. अगर हम वो सैम्पलिंग जो नाइक्विस्ट थ्योरम है उसको अगर हम फुलफ़िल ना कर ले तो फिर ये जो रिकन्स्ट्रक्शन वाली ब्लॉक है ना, ये सही तरह से रिकन्स्ट्रक्ट आपका सिग्नल नहीं करेगा. ठीक है. इसका मतलब ये है कि इसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से फिर ये एनालॉग सिग्नल रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा अगर हम यहाँ पे उसी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते. So we have a B Hertz band limited signal G of t while its frequency domain is obtained through Fourier transform. For example हमारे पास एक सिग्नल है G of t. ठीक है. जो कि हमारे पास ये है. ठीक है. ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है G of t और ये हमारे पास इसी सिग्नल का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म. और वी कैन से कि दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी डोमेन which we have obtained through Fourier transform. अब Fourier transform आप लोगों ने जो कि सिग्नल एंड सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो इस लिहाज से Fourier transform में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी. लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि Fourier transform इज़ एक्चुअली
प्रोसेस टेक्निक के जिसके थ्रू हम एक टाइम डोमेन सिग्नल को किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो -2πb से 2πb तक है रेडियंस। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में देखें साइकिल्स पर सेकंड में, तो ये हमारे पास है फ्रॉम बी हर्ट्स टू -b हर्ट्स टू बी हर्ट्स। और इसकी जो टोटल बैंडविड्थ है वो हमारे पास क्या है, 2b है। ठीक है। सो सबसे पहले अब सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होगा कि इसी सिग्नल का हम क्या ऑब्टेन करेंगे, सैम्पल्ड वर्जन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। इसी तरह के सैम्पल्स हमने क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं कि किसी के ख़ास टाइम के ख़ास वैल्यूज़ पे हमने क्या किए हैं, सैम्पल्स को सेलेक्ट किए हैं, सैम्पल्स को एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है। और ये सैम्पल्स हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम इसी सिग्नल के साथ एक ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस क्या है, ये हमारे पास इम्पल्सेस है और ये हमारे पास इनफाइनाइट इम्पल्सेस हैं, तभी इसको कहा जाता है ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस। और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ऑफ टी एस एंड ऑफ टी। टी एस क्या है, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है ये हमारे पास है टाइम। ठीक है। सैम्पलिंग टाइम इसको कहा जाता है। ठीक है। इसकी अगर हम फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों देख ले तो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच जो स्पेस है इसको हम कंसिडर करेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एंड एज वी नो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ts। ठीक है। सो ये एक्चुअली हमारे पास सिग्नल्स हैं टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब हम क्या करते हैं, इसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं इसी ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस के साथ। ठीक है। सो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। तो इसी पॉइंट पे ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस पॉइंट पे इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा तो इस सिग्नल का भी वही एम्पलीट्यूड बन जाएगा, क्योंकि वी नो कि 2 when 2 is multiplied by 1 so the result is actually 2. So when we multiply 3 by 1 so we get actually 3. So इसकी जो ये एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड कर रही है यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 1 है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमारे पास उन्हीं स्पेसिफिक टाइम पे सैम्पल्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं और उन्हीं सैम्पल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इसी सिग्नल पे डिपेंड कर रहा होता है। सो इसी सैम्पल्ड वर्जन का इसको हम डिनोट करते हैं g ऑफ t डैश के थ्रू। अब इसी सैम्पल्ड सिग्नल का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें तो वो ये बन जाएगा। ठीक है। ये किस तरह बन जाएगा कि इसी सिग्नल पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक सिग्नल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह इसी मैसेज सिग्नल की वी कैन से कि g ऑफ ओमेगा की एक कॉपी एफ ऑफ एस पे शिफ्ट हो जाएगी और एक कॉपी माइनस एफ ऑफ एस पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली टाइम डोमेन एंड दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल। ठीक है। सो वी कैन obtain the samples of analog continuous signal g of t by multiplying it with a continuous train of unit impulses. Each sample is separated from another by ts टाइम, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया। सो द सैम्पल वर्जन ऑफ सिग्नल g of t will contain some samples having amplitude of g of t at time t. In order to analyze in frequency domain we need to obtain samples train in frequency domain using Fourier transform। ये भी हमने यहाँ पे अचीव कर ली है। ठीक है। In frequency domain we need to convolve both the signals. The output would be the signal g of omega at 0 and its copies at fs, 2fs, 3fs, 0 minus fs, 2fs, minus 2fs and so on. इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट है या वी कैन से g ऑफ ओमेगा डैश, इसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, इन दोनों को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व कर लें तो हमारे पास आउटपुट ये आएगी। और ये किस तरह आउटपुट है, एट 0 हर्ट्ज हमारे पास एक ही कॉपी है, फिर दूसरी कॉपी एफ ऑफ एस पे है, फिर तीसरी कॉपी 2 ऑफ एस पे होगी,
इस तरह 3 of s and similarly minus fs, minus 2fs and minus 3fs. सो ये जो थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. सो एन इम्पोर्टेंट लेसन वी गेट फ्रॉम जी ऑफ ओमेगा डैश. अब इससे हम क्या ये कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं इसी जी ऑफ ओमेगा डैश से. इफ़ वी वांट to reconstruct the original signal g of t from g of t dash, then we must avoid any overlapping between the consecutive representation of g of omega signal. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये g of omega है, and what's actually g of omega, it's actually the Fourier transform of our signal. और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Fourier transform है किस चीज़ का, जो हमारे पास सैम्पल वर्जन है. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बी हर्ट्स है, इसी तरह ये भी बी हर्ट्स है, ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपरली दोबारा से उसी सिग्नल को इसी सिग्नल से अचीव करना चाहते हैं, या सैम्पल वर्जन से अगर इसी सिग्नल से दोबारा अगर इसी सिग्नल से दोबारा इस सिग्नल को हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जो कॉपीज़ हैं, ठीक है, और ये जो कॉपी है ये एक दूसरे से इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैप होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितना गैप होना चाहिए. इतना गैप होना चाहिए कि ये इस तरह हो, ठीक है, इस तरह ये पॉसिबल है. लेकिन अगर ये हमारे पास ये जो कॉपी है अगर ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, इसी तरह, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉपी और ये कॉपी यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं. तो इसी ओवरलैप की वजह से फिर हम दोबारा से उसी एनालॉग सिग्नल को क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. सो हमने यहाँ पे एक कंडीशन पुट करनी है कि ये जो सेपरेशन है इस कॉपी के और इस कॉपी के बीच जो सेपरेशन है वो कितनी होनी चाहिए. सो द separation between the central frequency of these two spectrum must be at least 2 hertz, ठीक है. इसका मतलब ये है कि इसके बीच और इसके बीच ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, ये 2b होना चाहिए. ये अगर 2b से कम हो गया तो फिर ओवरलैप होगा, अगर 2b से ग्रेटर है तो कोई इशू नहीं है. सो as any separation less than 2b will cause overlap between the tails of adjacent representation of signal g omega. जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया, अगर ये सेपरेशन हमारे पास b 2b से अगर कम हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा. In order to reconstruct g omega from g omega dash, separation between copies of g omega must be less than 2b, must not be less than 2b. So it must not be less than 2b hertz. इसका मतलब ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी की कॉपी है और ये हमारे पास एफ ऑफ एस पे जो कॉपी है, और ये हमारे पास माइनस एफ ऑफ एस की कॉपी है, ठीक है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बी हर्ट्स है और यहाँ से यहाँ तक बी हर्ट्स है, तो टोटल कितना हो गया, 2b हर्ट्स, ठीक है. इसका मतलब है कि अगर सेपरेशन इससे कम हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. और जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम दोबारा से अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि इससे हम ये अचीव कर सकते हैं कि एफ ऑफ एस जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2b हर्ट्स, ठीक है. और we can say that b is bandwidth of signal g of t, ठीक है. सो इसका मतलब है कि ये जो एफ ऑफ एस है ना, ये
2b से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है, और इक्वल हो, ठीक है, equal or greater acceptable, but if it is less than, then it's not acceptable. So and if we know कि ts is equal to 1 by fs, so उसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है. So as we have considered a baseband signal g of t, so its bandwidth would be its maximum frequency. अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने चूँकि एक बेस बैंड सिग्नल को कंसिडर किया है, एंड बेस बैंड सिग्नल क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो या बेसिक फ्रीक्वेंसीज में लाई करती हो, ठीक है. सो इट्स बैंडविड्थ वुड बी इट्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब यह है कि उसी बेस बैंड सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही उसकी बैंडविड्थ होगी. So sampling frequency must be at least twice the maximum frequency. So इससे अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सैम्पलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, वो सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसके 2 टाइम्स से क्या हो, ग्रेटर हो. एंड दिस इज एक्चुअली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी f ऑफ s. सो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया अब क्या हो गया, obtain हो गया. Mathematically, train of impulses is given by delta of ts of t and summation delta of t minus ns, ठीक है. इसका ये एक्चुअली किस चीज़ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास ये जो ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है. अगर इनकी जगह हम 0 पुट कर लेते हैं तो 0 पे जो इम्पल्स है उसको हम अचीव कर लेंगे. इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4 अगर इन सारों को हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस बन जाएगा, ठीक है. और ये हमारे पास जी टी डैश है, जी ऑफ टी डॉट डेल्टा ऑफ टी एस ऑफ टी. अगर नाउ सैम्पल वर्जन को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, इन्हीं ट्रेन इम्पल्सेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे जो बेस बैंड सिग्नल है उसके साथ. एंड नाउ एंड इन क्या है, इन इज एक्चुअली इंडेक्स ऑफ इम्पल्स. इंडेक्स मीन 0 सैंपल है, 1 सैंपल है, 2 सैंपल है और 3rd 4th सैंपल है, ठीक है. तो हमारे पास जो सैम्पल्ड वर्जन है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ जी ऑफ एन ऑफ टी एस एंड डेल्टा ऑफ टी माइनस एन टी एस, ठीक है. सो अब इस केस को हम क्या कर सकते हैं, उसी इम्पल्सेस को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस, ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ कोसाइन हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कि 1 + 2 cos 2 पाई एफ एस एस टी प्लस 2 cos 2 पाई 2 ऑफ एस टी 2 cos 2 पाई 3 ऑफ एफ एस टी. ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये हमारे पास इस चीज़ की इसकी इक्वेशन है. ये फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है. इसको हम कोसाइंस की शक्ल में हमने यहाँ पे लिख लिया. अब इस डेल्टा टी एफ एस टी ऑफ टी को यहाँ पे पुट कर लें, इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें. पुट 3 इन 2 वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई एस. जिस तरह हमको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है. ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. आल्सो प्रूव्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैंपल वर्जन जी ऑफ ओमेगा ऑफ डैश ऑफ जी ऑफ ओमेगा, ठीक है. अब हमने क्या करना है, इसकी अगर हम क्या कर लें, अगर इसकी हम ये चेक कर लें, हमारे पास ये है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सैम्पल्ड वर्जन ऑफ सिग्नल है, ठीक है. इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम इनको 0 कर लेंगे तो जी ऑफ ओमेगा बन जाएगा, तो जी ऑफ ओमेगा ये बन जाएगा, ठीक है. सर अगर हम 1 पे 1 पुट कर लें तो ये हमारे पास ओमेगा एस हो जाएगा. अगर 2 पुट कर ले तो 2 ओमेगा एस तक की कापीज बन जाएगी, ठीक है. तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, सैम्पल वर्जन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है. नाउ अब हमने क्या किया, अब हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, जो हमारे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे है उसको हम क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ठीक है. क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से हम क्या कर सकते हैं, अपना सिग्नल
रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ़ वी वांट ओरिजिनल सिग्नल जी ऑफ ओमेगा फ्रॉम दिस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, इसको अगर हम अचीव करना चाहते हैं इसी सैम्पल्ड वर्जन से, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमने उसको एक लो पास फिल्टर से गुजारना होगा, ठीक है। सो वी कैन पास जी बार ऑफ ओमेगा फ्रॉम अ लो पास फिल्टर which will pass the low frequencies and stop all the bands that comprise of high frequencies। अब हमारे पास ये क्या है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा जो सैम्पल्ड सिग्नल है, ठीक है। अगर फोरियर डोमेन में हम इसको एक लो पास सिग्नल से अचीव पास कर लेते हैं, तो ये जो सारी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं ये पास नहीं होंगी, और सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पास हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको अगर लो पास फिल्टर से गुजार लेते हैं, तो टाइम डोमेन में हमें दोबारा वही एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी लो पास फिल्टर से उसी सैम्पल सिग्नल को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसिडर कर ले और लो पास फिल्टर से पास कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या अचीव हो जाएगा, जी ऑफ ओमेगा, ठीक है। लेकिन ये तब होगा, ये तब रिकंस्ट्रक्ट होगा जब हम सैम्पलिंग थ्योरम या हमारे पास जो नाइक्विस्ट रेट है या नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है या नाइक्विस्ट थ्योरम है, उसको अगर हम फुलफिल कर लें, ठीक है। इसको हम 3 शक्ल में लिख सकते हैं। ओमेगा एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times 2 pi b एंड दिस इज एक्चुअली इन रेडियंस, ठीक है। और ये हमारे पास f of s must be greater than or equal to 2b और t of s must be less than or equal to 1/2b। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को ही यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है उसमें जो मैक्सिमम उसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ज़्यादा रखना है किस चीज़ से, जो उसी सिग्नल में जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। और वी कैन से that the sampling frequency must be greater than 2 times of the maximum frequency of an analog signal, ठीक है। So this is actually the definition of Nyquist theorem or Nyquist rate or Nyquist frequency। So if any of the above criteria is satisfied, then by using low pass filter original signal g of omega can be obtained from g bar of omega, ठीक है। So मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड हमारे पास इस लेक्चर का जो कंक्लूजन था वो ये था कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, उसको अगर हम डिस्क्रीट टाइम या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो दोबारा से हम इसी सिग्नल से किस तरह अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो वो तब हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है, बाई पासिंग दिस सिग्नल थ्रू अ लो पास फिल्टर। लेकिन जब सैम्पलिंग के दौरान हमारे पास नाइक्विस्ट जो रेट है या नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या फुलफिल हुई होगी। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो मस्ट बी ग्रेटर देन the maximum frequency, 2 times the maximum frequency of this continuous time signal। So this was all about today's lecture and it was all about Nyquist rate।